2 घंटे हो चले हैं, लेकिन पहले घंटे में 4.77% वोटिंग हुई है। लेकिन इन सब के बीच खगड़िया से, सीतामढ़ी से ठीक खबर नहीं है, क्योंकि सीतामढ़ी में बहुत सारे ईवीएम मशीन चल ही नहीं रहे हैं। मनोज्ञा, क्या जानकारी है? क्योंकि ये जानकारी आ रही है कि दर्जनों ईवीएम खराब हैं। जी बिल्कुल, करीब 1 दर्जन ईवीएम खराब है। 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और इन 8 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर करीब 12 ईवीएम मशीन अभी तक खराब हैं, जिन्हें सुचारू रूप से चालू नहीं किया जा सका है। बात ये भी आ रही है कि 1 घंटे से अधिक हो चुका है, तो बीच में 1-2 मशीन बदली भी गई थी, जिनके बाद काम शुरू हो गया था, वोटिंग का, मतदान का प्रोसेस शुरू हो गया था। लेकिन उसके बावजूद अभी भी समय लग रहा है। पूरे सीतामढ़ी में हालांकि 5.5% मतदान हो चुका है अभी तक। ये सिर्फ 1 घंटे के फिगर है, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक के, जबकि अभी 9 बज रहे हैं। 9 बजे तक के फिगर्स अभी कुछ ही देर में आ जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ 12 ईवीएम जगहों पर, इसका मतलब है 12 बूथ पर अभी भी दिक्कतें हैं लोगों को। 12 बूथ पर रीपोलिंग होगी कि नहीं, क्योंकि 1 घंटे से अधिक का समय खराब हो चुका है मतदाताओं का वोट देने का। तो ये फैसला पूरा तरह चुनाव आयोग के हाथ में होगा। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि 1 घंटे की देरी काफी बड़ी देरी हो जाती है। आप खुद जहां पर है वहां क्या हाल है? यहाँ वोटिंग जारी है, शहरी इलाका है, लोग बड़ी धीमी गति से आ रहे हैं। सुबह से ही करीब 10-15 लोग आए हुए थे। जो एक उत्सुकता होती है पहले मतदाता की, वो थोड़ी कम है यहाँ पर। या ये कहें कि विद्या दत्ताति विनयम, तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के अंदर जो उत्साह होता है वो काफी कम होता है। जो ग्रामीण इलाकों में, जो इस 2 क्षेत्र हैं, 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से नक्सल प्रभावित हैं, जहां पर जैसे रून्नी सैदपुर में आज 3 बजे तक मतदान होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बेलसंड में भी 3 बजे तक ही मतदान होगा, क्योंकि ये दोनों नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। तो उत्साह वहां ज्यादा होता है, लोगों का रिस्पांस अर्ली मॉर्निंग ज्यादा होता है। लेकिन अगर बात करें हम सिर्फ इसकी, तो तीन विधानसभा क्षेत्रों में 3 बजे तक जो मतदान होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस वजह से जो सुबह का समय खराब हो रहा है, इसकी वजह से हो सकता है रीपोलिंग ऑर्डर की जाए। हमारे साथ नलिनी सिंह भी जुड़ चुकी हैं। नलिनी सिंह जी, आप भी यही इसी इलाके की है ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सीतामढ़ी का इलाका ही है ना? सीतामढ़ी का, बल्कि बॉर्डर का इलाका है। हाँ। और मेरी बात वहाँ से बराबर हो रही है प्रसून। और मुझे पहले तो ये कह दूं कि ये बड़े बड़े जमींदारों का इलाका है जो कि आज वोटिंग पे जा रहा है। दूसरी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। कहा जा रहा है कि नेपाल के साथ में जो कि मिथिलांचल का बॉर्डर चल रहा है वो सील हो चुका है, लेकिन मेरी जानकारियों में ये कह सकती हूँ खुलेआम कि बिल्कुल बॉर्डर खुला है। मोटरसाइकिल और रिक्शा और पैदल पथ और साइकिल जा सकते हैं। 4 वाहनों वाले जो हैं वो वहाँ से मधेसी आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो शॉपिंग कर रहे हैं, वो ख़रीदारी कर रहे हैं। और दूसरी एक चीज़ है कि उत्तर प्रदेश से भी बॉर्डर है। लेकिन मुझे ये कहना है कि देखिए, छोटी सी चीज़ आपको दिखा देगी कि कितना पिछड़ा हुआ है। ये 20-15 साल पहले मैंने एक खेत मजदूर को यूं ही खड़ा करके ऐसे पूछा था कि अमकी तारीख केकरा वोट देवे, किसको वोट देंगे इस बार? तो उन्होंने कहा वितकोलिया। तो मैंने कहा कि वितकोलिया कौन है वो? तो पता है, मेरे साथ में आदमी ने कहा विक्टोरिया। यही नहीं क्वीन एलिजाबेथ, ये विक्टोरिया की बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कहने का मतलब ये है कि पिछड़ा इलाका, दबा हुआ, सामंतवादियों ने दबाया हुआ। इसलिए मैं तो ये समझ, और मुझे लगता है कि जातिवाद बहुत ही ज़्यादा ये सर चढ़ के बोलता है। लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा सुन के, जब मैंने कल बात की है तो मैं थोड़ी बहुत मैं भी चौंक गई हूँ, क्योंकि मुझे कहा लोगों ने कि यहाँ पर बिल्कुल बट गया है धर्म के नाम पर। इस बार वोट होगा हिंदू मुस्लिम के नाम पर। ये मैं आपको अपने गांव की बात बता रही हूँ। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी एक अचंभे की बात थी कि ये कैसे हो गया, जबकि इतना हम लोग भी एनालिसिस करते रहे यहाँ पर, और मुझे भी वहाँ पर यही खबर थी। बल्कि उन्होंने ये कहा कि अच्छा, आप उसी इलाके में, एक मिनट, मनोज्ञा चूंकि वहीं पर खड़ी है। मनोज्ञा, आप किस जगह पे मौजूद हैं एग्जैक्ट? मैं सीतामढ़ी शहर में हूँ इस समय। और ये कौन सा स्कूल है? ये यहाँ का MSD विद्यालय है। इस इलाके में, नलिनी जी, इस इलाके में अगर आप कह रहे हैं कि धर्म का प्रभाव है, हम जो देख पा रहे हैं बहुत धीमी गति से लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। क्या वोटरों में वो एग्रेशन नहीं है जो एग्रेशन नेताओं के संवाद और वाद विवाद और वार में आया है? बहुत धीमी गति से वोटिंग हो रही है। देखिए, जहाँ पर मनोज्ञा खड़ी है इस वक्त, सीतामढ़ी में भी जो मुस्लिम समुदाय है उसकी संख्या
काफ़ी अच्छी है। ये चीज़ हम लोग बात करते रहे सीमांचल के इलाके का, यानी 5वें राउंड का, लेकिन मेरा ये कहना है कि यहाँ पर भी इस इलाके में जो आज 4th राउंड में जा रहे हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी है। लेकिन जो अभी जो चीज़ आ रही है, मीडिया ने भी बताया है कि ये कहा गया है कि बहुत ही नॉन अग्रेसिव तरीके से अपने कपड़े वो ना पहन करके कि आपको कोई कम्युनिटी आइडेंटिफाई कर सके, आप वोटिंग करिए ताकि ध्रुवीकरण ना हो। लेकिन मेरा आपसे कहना है कि ध्रुवीकरण, मुझे लगा कल रात को जब मैंने 10 बजे फ़ोन किया, उससे लगा कि हो चुका है। बेतिया में हमारे साथ रोहित भी जुड़ चुके हैं। आपके पास पहली बार आ रहे हैं रोहित, लेकिन वहां पर क्या जानकारी है, किस तेजी किस रवानगी के साथ वोटिंग हो रही है? प्रसून जी, कुछ वोटिंग सेंटर्स पे है, वहां पे बिल्कुल भी लगता भीड़ नहीं है। सुबह से मात्र सिर्फ 4-5 लोग आए हैं, लेकिन मैं एक बूथ के पीछे खड़ा हूं, जहां पे देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह है वोटिंग को लेकर। यहाँ पे सुबह से ही यहाँ पे लंबी लंबी देखिए कितनी कतारें हैं, पुरुष हो या महिलाएं हो, यहाँ सुबह से लाइन में लगी हुई हैं, अपने मतों का जो प्रयोग कर रही है। और खासकर बेतिया का क्षेत्र वही है जो पश्चिमी चंपारण, यानी कि बापू ने यहाँ से ही अपने सत्याग्रह की शुरुआत भी की थी। तो यहाँ पर उम्मीद अब यही की जानी चाहिए कि वोट में जो है जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, इसमें परसेंटेज आगे बढ़ेगा। क्योंकि पिछले 2 चरणों में हमने देखा है कि वोटिंग परसेंटेज जो है काफी नीचे रहा है, करीब 52 या 53% के आसपास रहा है। हम ये लगातार देख रहे हैं, चूंकि स्क्रीन पे हमारे सारे रिपोर्टर इस वक्त नजर आ रहे हैं, इसमें अलग अलग जगहों पर जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों की तादाद भी काफी ज्यादा है। हाँ, इसका जिक्र भी आप करें। हमें एक मिनट जरा सा हिमांशु के पास चलें, क्योंकि हिमांशु के पीछे भी बड़ी तादाद में हिमांशु महिलाएं नजर आ रही हैं, खासतौर से मुस्लिम महिलाएं भी बड़ी तादाद में नजर आ रही हैं। जरा एक तो दिखाइए और बताइए कितनी तेजी से वोटिंग हो रही है, और महिलाएं चूंकि बड़ी तादाद में, जरा वो भी दिखाइए। बिल्कुल पर्सन, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बड़ी तादाद में जो है इस वक्त जो है महिलाएं निकलकर वोट करने आई है। सुबह का समय है और सभी महिलाएं अपने घर का कामकाज छोड़कर जो है वो वोट करने आई हैं। और कुछ महिलाएं जिनकी जो बुजुर्ग हैं वो बैठी हैं, अपने नंबर का इंतजार कर रही हैं। दूसरी तरफ जो है पुरुषों की लाइन है, वो भी लंबी लाइन है। और सुबह से ये लाइन लंबी है, जब से मतदान शुरू हुआ है तब से कह सकते हैं कि गोपालगंज की जनता बाहर आकर वोट कर रही है। और शायद इलेक्शन कमीशन ने जो एक नारा दिया है कि पहले मतदान फिर खानपान जलपान, उसका असर जो है मतदाताओं में नजर आ रहा है। और गोपालगंज के लिए कहा जाता है कि ये लालू यादव का क्षेत्र है और लालू यादव यहाँ अपनी खोई जो प्रतिष्ठा है उसको फिर से पाना चाहते हैं। और शायद इसीलिए लालू यादव ने यहाँ पर करीब करीब 20 रैलियां की हैं। उनको मालूम है कि अगर गोपालगंज से अगर उनको उनका सम्मान वापस मिलता है, उनको फिर से सीटें मिलती हैं, तो बिहार के अंदर उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी यहाँ पर रैली की और उन्होंने सीधा सीधा अटैक नीतीश कुमार के साथ साथ लालू यादव को बनाया था और कहा था कि गोपालगंज के लिए कभी कहा जाता था कि ये छोटा चंबल है, क्या आपको वैसे ही दिन वापस चाहिए या विकास चाहिए। तो ये सारी चीजें राजनीति सिमट के आई हैं और इसीलिए वोटर भी वोट डालने आए हैं। ये 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन इतना तय है कि जो मतदाता है वो एक बार जागरूक है और अपना जो उनका मत का अधिकार है उसका पूरी तरीके से प्रयोग कर रहा है। आलोक जी, जो लाइन लगी रही है मुस्लिम महिलाओं की, बड़ा शानदार दृश्य है वो, इतनी बड़ी तादाद में। ये सुबह सुबह का समय, धूप भी थोड़ी कड़ी अब हो चली है हालांकि, लेकिन ये मैसेज जो है लोकतंत्र को लेकर, वोट डालने को लेकर, और हम लोग लगातार जो चर्चा कर रहे थे, रामकृपाल जी ने, आप विकल्प क्या है, अल्टरनेटिव क्या है, उन्हीं में से दोबारा चीजों को चुनना है या फिर बाहर से कोई मैसेज दिल्ली से आ रहा है, ये उहापो वोटर के जहन में होती होगी या नहीं होती होगी? नहीं, जो मूड दिखाई दे रहा है प्रसून जी, मेरा ऐसा मानना है बिहार में इस बार बिल्कुल उहापो नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, हम इस बार ऐसा कुछ करने वाले हैं जिससे सत्ता हमारे पास। ये सही बात है कि 5 साल बाद फिर अपेक्षा और आपको दिखाई देगी, लेकिन इस समय वोटर बहुत, जैसे कश्मीर में आप देखिए ना, कश्मीर एक समय में भीड़ होती थी, वोट नहीं डाल पाते थे। जिस चीज़ की नलिनी जी बात कर रही हैं, इन इलाकों में सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, तो जबरदस्त वोटिंग हुई नहीं, और एक समय में वहाँ पर खाली लाठी गोली से फैसला होता था। सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ऐसा मानता हूँ, इतना सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने के बाद भी, या जो भी कहें तनाव पैदा होने की स्थिति में भी, सांप्रदायिक छोड़ दीजिए, हिंसक घटनाएं भी न हो, मैंने हम और आप तो यही चाहते हैं। उस तरह से उस इलाके में लोग वोट का अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं ना, अपेक्षा चाहे कोई उनके सामने है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, ये सत्ता हम वोट के जरिए ऐसी लाएंगे जिससे
हमारे हितों की पूर्ति हो। देखिए नलिनी जी ने एक बात कही कि सामंती इलाका है, वर्चस्व लोगों का रहा है, इसका मतलब है शोषण भी रहा है, इसका भी प्रतीक। एक मिनट सुजीत के पास हम चलते हैं, जो कि सुजीत मोतिहारी में है। और सुजीत, हमें जहां तक याद है हम आखिरी बार 2006 में गए थे मोतिहारी और वहां के म्यूजियम में गए थे। म्यूजियम में नील की खेती यानी नील के पौधे सहेजकर अब भी रखे हुए थे, उस समय तक रखे हुए थे। अब उनका कहना था इसको हम रखेंगे। तो नील की खेती उसका प्रतीकात्मक तौर पर आप कह सकते हैं कि नील की खेती उस इलाके में होती थी और एक्सप्लॉयटेशन का वो एक प्रतीक है। सवाल हमारा ये है कि एक तरफ शोषण, एक तरफ सामंती स्थिति, और इन सब के बीच नलिनी जी ने यहां पर सवाल खड़ा किया ध्रुवीकरण धर्म के आधार पे। ये सब एक दूसरे के अंतर्विरोध के साथ वोटरों के जहन में है या वोटर के जहन में बिल्कुल साफ छवि है? किस दिशा में जाना है, लगता क्या है? देखिए प्रसून जी, जहां तक ध्रुवीकरण की बात है तो इसका प्रयास तो लगातार किया गया, इसमें कोई शक नहीं है कि ध्रुवीकरण कराए, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो, चाहे वो गठबंधन की तरफ से। गठबंधन अगड़ा पिछड़ा कराना चाहता है और ये धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। इसका असर अगर देखा जाए तो आज के डेट में बहुत ज़्यादा हमको नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे महिलाएं जो हैं किस तरह से परिधान में, अपने परंपरागत परिधान में हैं, आप वोट डालने के लिए आ रही हैं। और ये अगर ये कहा जाए कि इसकी वजह से ध्रुवीकरण होगा और ये होगा, तो ऐसी कोई अगर मैसेज होता तो शायद ये बुरके में नहीं आती यहाँ पर। लेकिन ये पूरे जो भी चंपारण का इलाका है उसमें ये देखने को आ रहा है कि वोट डालने महिलाएं उसी वेशभूषा में आ रही हैं। प्रयास किया गया है ध्रुवीकरण का और इसका असर भी होता है चंपारण में। चंपारण चूंकि बीजेपी का एक गढ़ है और आप जैसा कि 55 में से आप ये कह लें कि 51 सीटें जो थी वो पिछले चुनाव में जेडीयू और बीजेपी की थी, लेकिन इस बार 42 सीटों पर लड़ रही है बीजेपी और यहाँ मुकाबला आरजेडी से। आरजेडी 26 सीटों पर लड़ रही है, तो यहाँ मोदी का मुकाबला लालू से है। तो ये अगर देखा जाए तो जो अगड़ा पिछड़ा कराने की कोशिश थी उसमें लालू कामयाब होते दिख रहे हैं। साथ में ये जो ध्रुवीकरण कराने की जो स्थिति थी कराई गई यहाँ पे, उसमें कुछ सीमाई इलाके जो हैं, जो चंपारण के भी कुछ विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये स्थिति स्पष्ट रूप से देखने को आ रही है। जैसे नलिनी जी ने बताया वो सुरसंड का इलाका है, वो बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ है, तो वहाँ ये बात हो सकती है। और हमने भी कल रक्सौल में भी देखा कि इस तरह की बातें हुई थी, जहाँ पर अमित शाह ने ये बात उठाई थी कि अगर बीजेपी हारती है तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। तो निश्चित रूप से कुछ इलाके में ये बात आई है, लेकिन आप ओवरऑल इसको ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से पोलराइजेशन है। दोनों तरफ की बात मैं कर रहा हूं। जी रोहित, आप बेतिया में चूंकि मौजूद है, पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है, देश में जो भी इस वक्त देख रहा होगा वो आपसे एक चीज जरूर जानना चाहेगा, चूंकि पश्चिमी चंपारण के रामनगर में ही भितरवा जो महात्मा गांधी ने जो आश्रम बनाया वहां पर 1917 में, और वहीं से नील के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्या कोई महात्मा गांधी जी की महक वहां पर पश्चिमी चंपारण में इन इलाकों में घूमते हुए रोहित आती है, या मौजूदा वक्त की सियासत हर दिल पे छाई हुई है? क्या है स्थिति? जी देखिए, आपने ठीक कहा, महात्मा गांधी ने यहीं से जो है सत्याग्रह की शुरुआत की थी। लेकिन आज अगर हम बेतिया की अगर बात करें तो बेतिया शहर में जो अगर यहाँ पे जो वोटिंग चल रही है, यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट है, यहाँ कांग्रेस के एक उम्मीदवार है, मदन मोहन तिवारी हैं, वो यहाँ से उम्मीदवार है और इनके खिलाफ है रेणु देवी, जो पिछले 4 टर्म से यहाँ पे एमएलए रही हुई है। तो यहाँ पे जो जैसे कह रहे थे कि बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से होगा, कांग्रेस की यहाँ पे बड़ी रैलियां भी की हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके की हवा बह रही है। लेकिन एक बात सही है कि वोटिंग बहुत एग्रेसिव हो रहा है, खासकर जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि मुस्लिम महिलाएं सुबह से ही ज़्यादा तादाद में निकल के आ रही हैं वोटिंग करने के लिए। मेरे पीछे का जो दृश्य मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि किस तरीके से लंबी लंबी कतारें यहाँ पे सुबह से लगी हुई हैं। तो लोग कहीं, और एक चीज़ और बताओ कि पश्चिमी चंपारण में 9 सीटें हैं और 9 में इस वक्त 5 सीटें बीजेपी के पास है। तो बीजेपी का गढ़ तो ये है ही, लेकिन इसमें समस्या यहाँ ये पे है कि बीजेपी ने यहाँ पे अपने 2 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए और वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू ने भी कुछ ऐसा ही किया है कि अपने जो 3 सिटिंग विधायक थे उनका टिकट काट दिया है, वो भी अब निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो यहाँ आपस में बीजेपी और महागठबंधन की लड़ाई से ज्यादा जो एक बोले चुनौती होगी कि अपने ही लोगों से लड़ाई है कि जो पहले अपने थे जेडीयू में वो अब निर्दलीय खड़े हो गए हैं, वो डैमेज कर सकते हैं जेडीयू या बीजेपी को, ऐसा कहा जा सकता है।
जी बिल्कुल है, ये महत्वपूर्ण है। पश्चिम चंपारण की 2 सीटें, जो एक तो सिकता सीट है, वहां पर इंडिपेंडेंट जीते थे, और एक सीट कोई हुआ करती थी, 2 मेरे ख्याल से वहां से जीते हैं, या एक ही सिकता ही पे जीते थे, सिकता ही एक जीते थे। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। क्या ये जो चुनौती है वोटरों के सामने, चुनौती इस रूप में कही जा है कि किस उम्मीदवार को चुनना है और वो उम्मीदवार उनके इलाके में काम करेगा, या एक दूसरी चुनौती है किस राजनीतिक दल के गठबंधन को चुनना है जो उनके लिए ज्यादा काम करेगा, या फिर तीसरी स्थिति वो बिहार नहीं, कुछ इलाकों में ज्यादातर उसी राजनीतिक दल के अगर सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए हैं तो वो अपने ही पार्टी के खिलाफ भी मैदान में, और कमोवेश हर पार्टी के भीतर है। रामकृपाल जी, इसलिए एक सवाल जहन में, क्या वाकई जाति या धर्म या इससे इतर उम्मीदवार या बड़े मुद्दे, इन सारी चीजों के बीच वोटर फंसा हुआ है, या उसके वोटरों के बंटने से स्थिति पहली बार यह भी नजर आएगी कि बहुत कम वोटों से जो जीतेगा, ये स्थिति भी नजर आएगी, या कोई इशू भी लोगों के जहन में अब बचा नहीं क्योंकि उन्हीं में से चुनना है जिनको सब नकार चुके थे? प्रसून जी, अभी एक जो सवाल बार बार आपने नलिनी जी से भी पूछा था कि जो नेताओं का एग्रेशन है, क्या वो पब्लिक में भी है, वोटर में है? देखिए, अमूमन होता यह है कि जो लीड करता है उसको शालीन होना चाहिए, और जब घर का गार्जियन मुखिया गंदी गाली बकने लगे तो बच्चे चुप हो जाते हैं, वोटर खामोश हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि राजनीतिक विमर्श का स्तर इतना घटिया होगा, और जिनको वो चुनने जा रहा है, जिनकी राजतिलक करने जा रहा है, वो इस लेवल के हैं। इसलिए एक आप खामोशी बिहार में वोटर की है। मैं बता रहा हूँ, मैंने आपकी कहीं भी देख लीजिए, आपके सब कुछ वो बात कर लेगा, वो विकास की बात करेगा, सड़क बिजली पानी की बात कर रहा है, न वो सांप्रदायिकता की बात कर रहा है, न वो किसी और मुद्दे पर जा रहा है, चुप है बिल्कुल। किसको वोट देगा इसके बारे में वोटर बिल्कुल खामोश है। और बिहार में इस पहली बार आप देख रहे होंगे कि आप चले जाइए दूर दूर तक पार्टी के झंडे आपको नजर नहीं आएंगे, और सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, दोनों पार्टियों का है। कस्बों को छोड़ दीजिए, मैंने ये जो हालत है ना, वोटर थोड़ा ठगा सा महसूस होगा दोनों तरफ। मैंने कहा कि जब बद और बदतर में चुनाव करना हो तो कई बार मुश्किलात होते हैं, उसमें कौन सा फैक्टर आगे आ जाता है ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। चॉइस वहाँ होती है जहाँ कोई एक बड़ी लकीर खींचता, लगता कि हाँ, जो सपने दिखाता है, यहाँ सपने दिखाने वाली जैसी चीज नहीं है। नहीं तो ये अब इसके उर्मिलेश जी जरा सा इससे आगे बढ़े, क्योंकि सबसे ताजा चुनाव बिहार में 2014 के वोटिंग पैटर्न को लेकर हुआ, जिसमें एक तरफ हवा बहती चली गई। उस समय के जो इशू थे, वह इशू भी 1.5 बरस बाद जिंदा नहीं बिहार में बचे हैं। तो क्या नेताओं की सोच में 2014 का चुनाव रहा और वोटरों के जहन में अपनी परंपरागत राजनीति रही, या वो मान रहे थे कि हम 21वीं सदी में आ गए साहब, अब हमको हक मिलने चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, सड़क होना चाहिए? ये कंट्रडिक्शन है बिहार का क्या? देखिए, बिहार के इस चुनाव की जो मेरे पास जो सूचना है वो थोड़ी डिफरेंट है, इस सेंस में कि जिस तरह 2014 के चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक पोलराइजेशन हुआ था मुजफ्फरनगर राइट के बाद, और जो 2014 के लोकसभा चुनाव में काम आया, और या उसकी वो साफ साफ दिखा उसका पोलराइजेशन, बिहार में वैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। बिहार में चाहे जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर लोगों को मोबिलाइज करने की चाहे जितनी कोशिश हुई हो, लेकिन इसमें 2014 का भी एलिमेंट है और 2015 का भी एलिमेंट है। 2014 में बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जीती थी, उसमें सत्ता के बदलाव की आकांक्षा सभी जातियों, सभी वर्गों में थी, क्योंकि यूपीए 2 से नाराज जो तबका था वो जातियों की सरहदें तोड़ चुका था। और ऐसी स्थिति में लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का मॉडल है, क्योंकि गुजरात को बिहारियों ने देखा नहीं था, मेजॉरिटी ऑफ बिहारीज, लेकिन उनके सामने गुजरात का जो मॉडल था वो इस कदर पेश किया गया था, इस खूबसूरत ढंग से वो तस्वीर पेश की गई थी कि लोगों को लगा कि सचमुच हमें गुजरात जैसा बनना चाहिए। लेकिन जब हकीकत बाद में सामने आई,
डेढ़ पौने 2 साल में इधर सामने आई है, तो एक निराशा भी है और ये बीजेपी के लोग भी मानते हैं कि पहले वाली स्थिति नहीं बिहार है। का चुनाव एक निराशा के माहौल में ज्यादा हो रहा है क्या? हाँ, और वही मैं कह रहा हूं कि 2014 का ये चीज है कि भाई हमको विकास चाहिए, बेहतरी चाहिए। 2014 में एलिमेंट था जिसके कारण यूपीए को हराया था उन लोगों ने, और 2015 का नया एलिमेंट ये है कि उनको कम्युनल पोलराइजेशन नहीं चाहिए। इसलिए मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल बिहार में इस चुनाव में कहीं से भी एक कम्युनल आधारों पर पोलराइजेशन की कोशिश नेताओं ने तो की है, जनता ने नहीं की है। दोनों ही चीज है, जनता ने नहीं की है, जनता में नहीं वो चीज दिखाई देती है। बिहार दोबारा मंडल 2 की स्थिति में आने को तैयार था या नहीं था, ये भी एक सवाल है। देखिए, लोगों ने साफ लालू यादव को भी मैसेज दिया कि वो मंडल के बियॉन्ड जाना चाहते हैं। वो सामाजिक न्याय की एक नई परिभाषा चाहते हैं, सामाजिक न्याय में विकास भी चाहते हैं, एक ऐसा विकास जिसमें दलित को जमीन भी मिले। सवाल इस बात का है, हम इस सवाल पे लौटते हैं। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस नजरिए से पूरे चुनाव को देखा जा रहा था, बिहार चुनाव को, वो 2014 के आगे की परिस्थिति के मद्देनजर देखने की तैयारी थी, लेकिन 2014 के पीछे लौट जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं।